Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आज हम बात करेंगे एआई का यूज़ ऑडिट टेक्निक में किस तरीके से मुसीबत क्रिएट कर सकता है, क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं और क्या रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफगान एम्बेसी जैसे शट डाउन कर दिया गया है। साथ ही वील बी डिस्कसिंग अबाउट दी 2023 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहां एक तरफ टॉयलेट का यूज़ यहाँ पर बढ़ रहा है, ओपन डेफिकेशन कम हो रहा है, लेकिन एक चौंकाने वाली रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है जिसमें टॉयलेट का जो यूज़ है स्पेशली इन दी रूरल एरिया वो लगातार डिक्लाइन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। साथ ही हम बात करेंगे नैनो पार्टिकल्स, किस तरीके से यहाँ पर इनका जो फ्यूम है ये एक एक्यूट इलनेस क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट दी चाइना फ्रेंडली मोहम्मद मुइज़ कुड टेस्ट इंडो मालदीव्स टाइज। और लास्ट हम बात करेंगे इंडियाज़ कॉरपोरेट क्रेडिट रेटिंग इन H1 फाइनेंशियल ईयर 2024। चलिए तो बात कर लेते हैं पहले आर्टिकल के बारे में। देखिए रिसेंटली G20 का एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन समिट यहाँ पर कंडक्ट हुआ है और इसी के अंदर भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने एक यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न दिखाया है व्हेन इट कम्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर द ऑडिटिंग प्रोसेस। देखिए इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि जब ऑडिट किया जाता है तो इसमें मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में एआई का यूज़ करना ऑडिटिंग प्रोसेस में अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देगा जब हमें इनएक्यूरेट फाइंडिंग्स को ढूंढना होगा। एक एथिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही एक सबसे बड़ा चैलेंज हमें देखने मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, क्या ऑब्जेक्टिविटी है, फेयरनेस किस तरीके की है, क्या कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यहाँ पर प्रीवियस डेटा की वजह से बायसनेस तो नहीं दिखा रहा है। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें एक एथिकल और इंक्लूसिव एआई को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि केवल और केवल एथिकल एआई के यूज़ से हम एक क्रेडिटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं इस ऑडिट डेटा की, एक ट्रस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो डेटा है इसको यहाँ पर टाइमली एक्यूरेटली अवेलेबल कराया जा सकता है। और ऐसे में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एआई ऑडिटर की, क्योंकि यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा विजिलेंट होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे रिस्क हैं जो एआई ऑडिटिंग में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए अगर हम इन चैलेंजेस की बात करें कि भाई ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कैग को यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है डेटा स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर, क्योंकि जो डेटा है वो वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज़ के थ्रू आता है, अलग अलग सोर्सेज से आता है, इनको मल्टीपल डाइवर्जेंट प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करके यहाँ पर जनरेट किया जाता है। और इसी के कारण जो एआई ऑडिटर है ये एक इनामरस आप देखेंगे रिस्क और चैलेंजेस को फेस कर सकता है। साथ ही अगर हम बात करें जो ऑडिट है इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन बिग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज सोर्सेज। डेटा की इंटीग्रिटी को यहाँ पर मेंटेन करना होगा, क्रॉस रेफरेंस के लिए दूसरे सोर्सेज की भी यहाँ पर जानकारी लेनी होगी और इसी को देखते हुए हमें एक सिंक्रोनाइज्ड वे में आईटी पुलिसिंग करते हुए ये पूरे काम को देखना होगा। विच मीन्स यहाँ पर जब ये पूरा सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा तो एक ओपन सिस्टम क्रिएट करके वेब इनेबल्ड आईटी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट करनी होगी जो कि मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करती हो, ऑफिशियल फंक्शनैलिटीज़ को जानती हो, मोबाइल एप्लीकेशंस को यहाँ पर वो बहुत अच्छे से समझती हो और एक कंप्लीट जो ऑडिट है या जो कंप्लीट सिस्टम है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर सके। और इस सबको करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक एआई एक्ट। यूरोपियन पार्लियामेंट ने जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट यहाँ पर निकाल दिया है जिसके तहत अब आप देखेंगे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर पुट कर दिए गए हैं, स्क्रूटनी लगा दी गई है जनरेटिव एआई टूल्स के ऊपर। इसी तरीके से कोई इंडिया को भी इस तरीके का कदम उठाना होगा जहाँ पर डेटा माइनिंग को लेकर लीगल इम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए एक इस तरीके का डेटाबेस क्रिएट किया जा सके, इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट किया जा सके जो कि जनरेटिव एआई टूल्स को यहाँ पर स्क्रूटनी कर सकते हैं। ओके और यहीं पर एलॉन मस्क का लाया हुआ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आजकल चर्चा में हमें देखने मिलता है विच इज़ द ट्रुथ जीटीपी। दैट मीन्स हम एआई की बात तो कर रहे हैं बट ये फ्यूजन है टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस और साथ ही साथ एथिकल कंसीडरेशन का। नाउ द क्वेश्चंस कम, जब हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हमें एथिकल एआई लाना होगा तो आखिर ये एथिकल एआई होता क्या है। देखिए जब एथिकल एआई की बात करेंगे तो इसे मॉरल या रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स
यहाँ पर जो डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट है एआई सिस्टम का, ये एथिकल प्रिंसिपल, हमारी सोसाइटल वैल्यूज़ और ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया जाता है। दैट मीन्स एथिकल एआई रिस्पॉन्सिबल होता है एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, साथ ही कम्युनिटीज़ को, सोसाइटी को, इन सभी को बेनिफिशियल बनाने के लिए काम करता है। बेसिकली यहाँ पर हमें एथिकल एआई में ट्रांसपेरेंसी देखने मिलेगी, हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी, फेयरनेस हो जाता है, बायसनेस कम देखने मिलेगी, डेटा प्राइवेसी की बात की जाती है, डेटा प्रोटेक्शन हमें देखने मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने मिल जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो एंड रिजल्ट है, वो हमेशा एक ह्यूमन को बेनिफिट करने के बारे में बात की जाती है। सो दिस इज़ इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। हम समझ लेते हैं आखिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है। देखिए, भारत में आर्टिकल 148 से लेके 151 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैग के ऑफिस को बनाने की बात की जा रही है। जहां आर्टिकल 148 की अगर हम बात करें तो ये अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विसेज की बात करता है। वहीं आर्टिकल 149 क्या ड्यूटीज़ और क्या पावर है कैग की, कहाँ पर इनको निहित किया गया है, ये सारी जानकारी हमें आर्टिकल 149 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलती है। कैग की जब हम बात करते हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य है जितने भी ऑडिट हैं और अकाउंट्स हैं यूनियन और स्टेट के, उनको यहाँ पर कंडक्ट करवाना। आर्टिकल 148 क्लॉज 2 यहाँ पर बात करता है कि जो कैग है इसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट कैन ओनली बी रिमूव्ड from the office in a manner and on ground similar to those of the Supreme Court judges as per the part article 148 clause 2। दैट मीन्स यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस ऑफिस को बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर हम कैग के टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें तो ये आपको ऑफिस में 6 साल या 65 की उम्र जो भी यहाँ पर पहले आएगी तब तक ऑफिस में देखने के लिए मिलेंगे। अगेन इसको एक्सप्लेन किया गया है अंडर आर्टिकल 148 क्लॉज 1। नाउ द क्वेश्चंस कम कि रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं या फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो कैग का प्राइमरी रोल है वो ऑडिट करना है उन सारे अकाउंट्स का जिसके अंदर रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर आपको देखने मिलेंगे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। कैग यहाँ पर एक फाइनेंशियल ऑडिट कंप्लीट करवाता है, कंप्लायंस ऑडिट करवाता है, परफॉर्मेंस ऑडिट कंडक्ट कराता है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पब्लिक फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर क्रिएट की जा सके। नाउ एक और क्वेश्चन कई बार हमें एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है कि कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ सबमिट करता है। सो कैग सबमिट करता है ऑडिट रिपोर्ट को टू द प्रेसिडेंट और दी गवर्नर, डिपेंड कि क्या वो यूनियन के लिए बना रहे हैं। अगर यूनियन के लिए बना रहे हैं तो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अगर ऑडिट किया गया है तो गवर्नर को सबमिट किया जाएगा एंड टू द लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। 30 सितंबर को जो एम्बेसी है ऑफ अफगानिस्तान इन दिल्ली, इट हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड इट क्लोजर। ये जो क्लोजर है यहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय से लगातार चलता आ रहा था और फाइनली आप देखेंगे इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एम्बेसी की बंद करने के बहुत सारे कारण हैं जिसके अंदर सबसे पहले कोऑपरेशन की कमी देखने मिलना फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इनसफिशिएंट रिसोर्सेज टू कंटिन्यू द ऑपरेशन सबसे बड़ा कारण बताया गया है। हालांकि ये जो एम्बेसी है इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को इस तरीके की रिक्वेस्ट की है टू रेज द फ्लैग ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ओवर इट्स प्रमाइसेस। दे ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट न्यू दिल्ली हैंड ओवर द मिशन ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान सम पॉइंट इन द फ्यूचर। और इसी के कारण हम देखेंगे कि फाइनली डिसाइड किया गया है कि अफ़गान जो एम्बेसी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान उसको यहाँ पर क्लोज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या ये इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए ये जो एम्बेसी है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान जिसको यहाँ पर डिपोज्ड कर दिया गया था मिलिट्री कैंपेन के द्वारा बाय द तालिबान्स ऑन अगस्त 15, 2021। यहाँ पर जो तालिबान फाइटर्स हैं उन्होंने इस पूरी की पूरी सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की सारे जगहों को यहाँ पर कैप्चर कर लिया और यूएस फोर्स यहाँ पर देखेंगे एक मैसिव विड्रॉवल इन्होंने यहाँ पर करा। रिजल्ट इनटू ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो पूरी की पूरी घटना घटी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इंडिया के द्वारा। विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान द एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान इन न्यू दिल्ली हैड बिगन टू वर्क एज अ स्टेटलेस मिशन
and it did not represent the current ruler of the Kabul and result into, अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर किसी भी तरीके का एक सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पर अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेगा? तो देखिए, इंडिया की जो भी चीज़ें हैं, जो अफ़गान सिटीजन्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके साथ एज इट इज़ मेंटेन रहेंगी, बट यहाँ पर जो एम्बेसी है उसको लेकर कुछ भी अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। अगर हम ट्रैवल और ट्रेड की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ ट्रेडिशनल रिलेशन बनाए हुए है। अगर हम बात करें कि उसके जो कॉन्सुलेट हैं हैदराबाद और मुंबई में, वहाँ पर, वहीं जो एम्बेसी है दिल्ली में, इसको क्लोज कर दिया गया है, बट कॉन्सुलेट्स जो हैं अभी भी हैदराबाद और मुंबई में आपको ऑपरेशनल दिखाई देंगे, विच मीन्स किसी भी तरीके का जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म है उसको लेकर कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि इस तरीके के कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि वो एम्बेसी बंद हो गई है, हमें तो प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या एम्बेसी के क्लोज होने से ये समझ में आ सकता है कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान का कोई रिलेशन नहीं है? देखिए, डिस्पाइट दिस क्लोजर, अफगान जो एम्बेसी है दिल्ली में एंड द एब्सेंस ऑफ द फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज, इंडिया और अफगानिस्तान अभी भी एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन किए हुए हैं। इंडिया की अपनी एक टेक्निकल टीम है जो काबुल में जो इस तरीके की इश्यूज़, वीज़ा से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, अफ़गान ट्रेडर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको यहाँ पर मदद कर रही है। लेकिन कुछ इंडियन गुड्स हैं जो अफ़गानिस्तान में इनडायरेक्टली तरीके से पहुँच रही हैं, लाइक ईरान के थ्रू, यूएई के थ्रू, और कुछ जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इंडिया यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान में लगातार पहुँचा रहा है अफ़गानी जो सिटीजन्स हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन ईरान से लिए जाने वाले जो इनडायरेक्ट ट्रेड हैं, इनडायरेक्ट ट्रेड जिसकी मदद दी जा रही है यूएई और ईरान के थ्रू, उससे ये बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ एक इनफॉर्मल ट्रेड रिलेशन अभी भी मेंटेन किया हुआ है। हालांकि अगर हम अभी बात करें कि इंडिया क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करता है, तो नहीं, इंडिया ने कभी भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है तालिबान गवर्नमेंट को जो अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट करके आई है। कारण क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर ह्यूमन राइट को ख़त्म किया गया है, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। इसी के कारण इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, दोज हु हैव एंगेज्ड विद द तालिबान सिंस फॉल ऑफ काबुल इन अगस्त 2021, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगातार डायलॉग्स किए जा रहे हैं। इंडिया ने अपना एक पोजीशन क्लियर करा हुआ है, वो कोई भी इंक्रीज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तालिबान को नहीं दे रहा है। हालांकि आप देखेंगे जैसे चाइना, ईरान, पाकिस्तान, यूएई, रशिया, कतर और चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर अपना एक कंफर्मेशन दे दिया है कि हाँ भाई, हम मानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है जो अफ़गानिस्तान में, ये बिल्कुल सही तरीके से चलती आ रही है, और उसी के लिहाज से इंडिया के ऊपर भी आप देखेंगे कुछ प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अफ़गानिस्तान की एक हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो देखिए, अफ़गानिस्तान को पूर्ण स्वाधीनता मिल गई थी ब्रिटिशर्स से 1919 में, और उसके बाद से ये अपना एक सोवरेन नेशन का स्टेटस मेंटेन किए हुए हैं। अफ़गानिस्तान की आगे बात करें तो 1950 और 60 के दशक में यहाँ पर महिलाओं के लिए एजुकेशन की बात की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हमें देखने के मिले। 1978 में यहाँ पर ज़ार रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, दे आर जो यहाँ पर आप देखेंगे ये पावर में आ गई, और इसी की वजह से एक पॉलिटिकल टर्मोइल पूरे के पूरे क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलेगा, और इसका रिजल्ट होगा सोवियत अफ़गान वॉर। 1979-89 में हम देखेंगे, 79 में शुरुआत हो जाएगी, सोवियत यूनियन यहाँ इन्वेड कर देगा अफ़गानिस्तान को, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग ज़ार रिवॉल्यूशन के समय जो गवर्नमेंट आई थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसको सपोर्ट कर सके। रिजल्ट इनटू जैसे ही रशिया की एंट्री होगी, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूएसए की एंट्री भी आपको देखने मिल जाएगी, और फाइनली जो अफ़गानिस्तान है वो यूएसए और रशिया की कोल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड यहाँ पर बन गया। 1989 की बात करें तो सोवियत यूनियन ने अपने ट्रूप्स को यहाँ पर विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से एक वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो गया। यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, पावर ऑफ वैक्यूम हमें देखने मिलेगा। 96 और 2000 का टाइम वो है जब एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पर मिड 90s में इमर्ज होगा,
और ये पूरा का पूरा जो अफ़गानिस्तान है इसका कंट्रोल लेना चाहेंगे 96 में। हालांकि इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इस्लामिक लॉस को यहाँ पर इम्पोज कर देना, महिलाओं की एजुकेशन को ख़त्म करना और एक तरीके से इंटरनेशनल आइसोलेशन क्रिएट करना। यहाँ तक यूएस बिल्कुल चुप बैठा था, लेकिन 2001 में होने वाला 9/11 का अटैक, 9/11 के अटैक के साथ ही यूएस को जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का कॉन्सेप्ट था, इससे एक सीख देखने मिल गई कि भाई एक इंटरनेशनल जो ये रजाइम है, जो तालिबान अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए 2004 में एक नई अफ़गान गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी 2004 में, जहां पर बॉन एग्रीमेंट के तहत आप देखेंगे हामिद कराजी अफ़गानिस्तान के पहले पोस्ट तालिबान प्रेसिडेंट, यूएस की मदद से इनको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। 2001 की बात करें तो क्योंकि तालिबान यहाँ पर बहुत इंटरेस्टेड था, उनका एक इंटरेस्ट आ चुका था और लगातार हामिद करज़ाई के इस्टेब्लिश होने के बाद अफ़गानीज़ और तालिबान गवर्नमेंट्स में लगातार लड़ाई चलती रहेगी और इसी के कारण यूएस जो है वो अपनी एक परमानेंट जो लोग हैं उनको डिप्लॉय कर देगा अफ़गानिस्तान में। लेकिन 2021 में जैसे ही यूएस यहाँ पर अनाउंस करेगा कि ये विड्रॉ कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से, जो कि कंप्लीट हो गया अगस्त तक, और यहीं पर आप देखेंगे एक रैपिड एडवांसमेंट हमें देखने मिला तालिबान के इस्टेब्लिशमेंट का। और तालिबान जो कि एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है, ये यहाँ पर आके इस्टेब्लिशमेंट करा लेंगे अपने आप को। ओके, चलिए बात करते हैं 2023 के फिजिक्स के नोबेल प्राइजेस के बारे में। ये अवार्ड 3 लोगों को एक साथ दिया गया है, पियरे ऑगस्टिनी, फ्रांसिस काराजूस और एने ल्यूहेरी को। इनको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो अवार्ड दिया गया है, ये एटोसेकंड पल्सेस के लिए एक एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसके थ्रू इन्होंने जनरेट की है एटोसेकंड पल्सेस, उसके लिए किया गया है। ये जो एटोसेकंड पल्सेस हैं ये अलाउ करती हैं साइंटिस्ट को कि वो डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं ऑफ द अल्ट्रा फास्ट डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैटर, विच इज़ ओपनिंग वेरी न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल प्रोसेसेस। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को समझें तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, और यहाँ पर इनका एक रैपिड मूवमेंट आपको देखने मिलेगा विच हैव बीन चैलेंजिंग टू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहीं पर जो एनालॉजी है, इट ड्रॉन टू कैप्चरिंग अ फास्ट मूविंग रेस कार इन अ फोटोग्राफ वेयर शॉर्टर एक्सपोजर टाइम लीड टू द शार्पर इमेजेस। सो दैट मीन्स हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव सो क्विकली दैट कन्वेंशनल एक्सपोजर टाइम आर इनएडिक्वेट टू कैप्चर देयर डायनामिक, और यहीं पर हमको देखने मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स स्पीड। एटॉमिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको स्टडी किया जा सकता है विद फेम्टोसेकेंड्स, जो कि मिलियंथ ऑफ बिलियंथ ऑफ सेकेंड होते हैं, लेजर पल्सेस, बट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग मच लाइटर ऑपरेट ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम स्केल्स विच इज़ द एटोसेकेंड रियल, ओके, विच इज़ द बिलियंथ ऑफ द सेकेंड। और ऐसे में इसको यहाँ पर खोज कर देना अपने आप में एक साइंटिफिक डिस्कवरी है, क्योंकि ये स्टडी करने में क्या करेगी, पल्सेस, लाइट पल्सेस की स्टडी करने में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से सारी चीज़ों को चेंज कर देगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या एप्लीकेशन हमें देखने मिलेंगे। देखिए, इनका एक डाइवर्स इम्प्लीकेशन है। ये अल्ट्रा शॉर्ट एटॉमिक मॉलिक्यूलर प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए टाइम दे देंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑब्जर्व करना हो, कैटालिसिस को ऑब्जर्व करना हो, साथ ही जितने भी मेडिकल डायग्नोस्टिक हैं, एटोसेकंड पल्सेस हैं, इनको यहाँ पर आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये डिटेक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, उनके जो फ्लीटिंग सिग्नेचर्स हैं, साथ ही दे हैव द पोटेंशियल टू एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन, इमेजिन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक डिपार्टमेंट ने यहाँ एक रिपोर्ट दी है। यहाँ पर एक पेपर पब्लिश किया गया है कि इंडिया स्वच्छ भारत की बात कर रहा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की यहाँ पर बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कि हमने ओपन डेफिकेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो टॉयलेट एक्सेस है, जहाँ पर ये बड़ा हमें देखने मिलेगा रूरल इंडिया में 2014-15 में, वहीं जो इसका यूजेजेस है, ठीक है, जो इसका एक्सेस है, यहाँ पर ये धीरे धीरे आपको कम देखने के लिए मिलेगा। जो रेगुलर यूज़ है टॉयलेट का रूरल इंडिया में, स्पेशली अगर हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
इकोनॉमिक ग्रुप्स की। तो यहाँ पर ये जो यूज़ है टॉयलेट्स का रेगुलर यूज़, ये लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। जहाँ पर हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर रूरल एरिया में हमने टॉयलेट्स को यहाँ पर बढ़ाया है 38% से। अगर हम देखेंगे तो 90% टॉयलेट आज की डेट में अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे क्षेत्रों में हो चुके हैं। ओपन डेफिकेशन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें आप देखेंगे लगातार डिक्लाइन देखने मिल रहा है हमें रेगुलर यूज़ ऑफ द टॉयलेट। अगर हम इस डिक्लाइन की बात करें तो 2018 से उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश जैसे जो रीजन हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिक्लिनेशन हमें देखने के लिए मिला है। चलिए बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में। एक सैनिटेशन प्रोग्राम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ पर लॉन्च किया था। लॉन्च करने की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला फेज़ है इसे अक्टूबर 2 गांधी जी की याद में यहाँ पर 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज लाना और पूरा का पूरा जो रूरल एरिया है यहाँ सैनिटाइजेशन को लेकर आना, विच मीन्स टॉयलेट्स को यहाँ पर डेवलप करना ताकि ओपन डेफिकेशन को यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। इसकी एक रिमार्केबल प्रोग्रेस हमें देखने मिली। जब इसका लॉन्च किया गया था तो केवल और केवल 38.7% रूरल एरियाज़ में हमें कवरेज देखने मिलेगा सैनिटेशन का। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो 2019 तक रूरल एरियाज़ ने एक रिमार्केबल चीज़ करी जहाँ पर ओपन डेफिकेशन इन्होंने अचीव कर लिया और 90% से भी ज़्यादा जो क्षेत्र हैं यहाँ पर टॉयलेट्स को इस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 को यहाँ पर फिर से इम्प्लीमेंट किया गया 2020 में, जिसका 2025 तक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। एम्फेसिस क्या, इम्पॉर्टेंस क्या, यहाँ पर जितना भी सॉलिड, लिक्विड और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसका रूरल इंडिया में उसको मैनेज करना, साथ ही यहाँ पर एक एडिक्वेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ODF प्लस को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। दैट मीन्स ODF प्लस कॉम्पोनेंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जा रही है, एनिमल वेस्ट को मैनेज करने की बात की जा रही है, ग्रे वाटर को ट्रीट करना, फेकल स्लज को मैनेज करके यहाँ पर पूरे के पूरे एरियाज़ में अगर हम बात करें तो ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया को प्रमोट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। और अगर हम एक इसका बहुत अच्छा स्टैटिक रिजल्ट समझने की कोशिश करें, सो दिस इज़ हाउ इंडिया हैज़ इमर्ज्ड सिंस द डे जब इसको लॉन्च किया गया था और आज की कंडीशन क्या है। अगर आप देख सकते हैं तो ओपन डेफिकेशन प्लस मॉडल स्टेट्स आपको कौन से देखने मिल जाएंगे और इसी तरीके से प्रपोर्शन वाइज आप देख सकते हैं ODF स्टेटस किस किस क्षेत्रों में किस तरीके से है, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम व्हीकल्स फ्यूम्स कैन कॉज एक्यूट इलनेस। देखिए एक स्टडी यहाँ पर कंडक्ट की गई है नैनो पार्टिकल्स के ऊपर। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम अगेन, और किसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें पता चल रहा है कि ये सीवियर हेल्थ इम्प्लीकेशन एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक से लेकर एक्यूट इलनेस हमें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर बात की जा रही है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की, जो कि नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ दोनों से हमें देखने के लिए मिलते हैं। चाहे हम वैक्यूलर इमिशन की बात करें, इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमें देखने मिल रहा है इन दी अर्बन एनवायरनमेंट। ओके, साथ ही इस स्टडी ने एक और चीज़ बताया है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो रोड एनवायरनमेंट में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे और इनका जो पेनिट्रेशन है अर्बन एरिया में वो भी बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स दे कैन पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो जिनका साइज रेंज 1 से 100 नैनोमीटर हो सकता है, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट वेरी सिग्निफिकेंटली, और अप टू 90% जो टोटल पार्टिकल्स नंबर हैं कंसंट्रेशन इन दी अर्बन एनवायरनमेंट वो हमें इन्हीं अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स के देखने के लिए मिलते हैं। जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोविड-19 के समय आप देखेंगे एक रिडक्शन हमें देखने मिला था वैक्यूलर एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से जो ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स थे ये 31% तक कम हो गए थे। जैसे ही यहाँ पर इनको वापस इस्तेमाल किया गया, आप देखेंगे जो वैक्यूलर पार्ट जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे तो इसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ती हुई आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।
अब इस स्टडी में एक और चीज़ सामने आई है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन को। तो सबसे पहले बात की जा रही है मेट्रोलॉजिकल एफर्ट। टाइम ऑफ डे ऑल्सो प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा इंक्रीज पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने मिलेगा, कारण कोगुलेशन। वहीं पीक कंसंट्रेशन यूजुअली ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द इवनिंग आवर, जब रश ज़्यादा होता है, व्हीकल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती है। तीसरी अगर हम बात करें तो हायर विंड स्पीड कंट्रीब्यूट्स टू द पार्टिकल डिस्पर्शन की बात की जा रही है। चलिए टाइप्स की बात करते हैं व्हीकल एमिशन की। तो सबसे पहले आ जाता है टेल पाइप एमिशन। ये जो एमिशंस हैं ये डायरेक्टली आते हैं फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट सिस्टम। इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे पार्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरा है इवेपोरेटिव मिशन। ये यूजुअली जो फ्यूल एवेपोरेशन होता है व्हीकल से, फ्यूल सिस्टम से, उसके कारण जो VOCs हैं ये एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं। नेक्स्ट इज द ब्रेक एंड द टायर वियर। जब किसी भी व्हीकल का ब्रेक और टायर वेयर डाउन होता है, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स PM2.5 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये जो रोड की डस्ट है इसको एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें देखने मिलेगा रोडवे रेन ट्रेन डस्ट। ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं रोड सरफेस पे, ये एयरबॉर्न हो जाते हैं जब व्हीकल का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, और स्पेशली तब जबकि गर्मियों का समय हो और ड्राई और विंडी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। इम्पैक्ट की बात करें तो एयर इम्पैक्ट्स तो हमें देखने मिलेंगे, इकोसिस्टम, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट हो जाता है, ओजोन की मात्रा यहाँ बढ़ जाएगी, स्मॉग ज़्यादा होने लगेगा, एयर क्वालिटी पुअर होती जाएगी जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज आपको ज़्यादा देखने मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, रिजल्ट इनटू ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने के लिए मिलेगा। इन्हीं व्हीकल्स की वजह से अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिड रेन देखने के लिए भी मिलती है। हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज़ है, रिजल्ट इनटू अस्थमा, ब्रोंकिटाइटिस, लंग फंक्शंस का यहाँ पर कम हो जाना, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक यहाँ पर देखने मिल जाएगा। स्किन कैंसर से लेके दूसरे डिफरेंट कैंसर्स भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। इस रिसर्च में एक और चीज़ पता चली है कि जो एयर पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हमारी कॉग्निटिव फंक्शन और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ पे भी हो रहे हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन ऑफ चाइना फ्रेंडली मोहम्मद मुइज़ा कुड टेस्ट इंडो मालदीव स्टाइल। देखिए मोहम्मद मुइज़ी विक्ट्री मालदीव्स में जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुई है, इट इज़ अ फॉलोइंग अ सेकेंड राउंड ऑफ is seen as surprising and is believed to be advantageous for China because he is very closely allied to China। कारण क्यों? देखिए मुइज़ू जो यहाँ पर आए हैं, इन्होंने अक्यूज़ किया है कि जो इनक्यूबेंट प्रेसिडेंट है ये इंडिया के इंटरेस्ट में काम करते हुए आ रहे हैं। और मुइज़्ज़ूबी की अगर हम बात करें तो ये लगातार कैंपेन कर रहे हैं प्रीवियसली लेड फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ, जो कि यहाँ पर लगातार चाइना के विरोध में बातें कर रहे थे। कारण क्यों? देखिए जब हम इंडिया मालदीव्स रिलेशन की बात करते हैं तो एक जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी आपको देखने मिल जाती है, सिक्योरिटिकल इंटरेस्ट हमारा है ही, साथ ही कल्चरल एफिनिटी, बुद्धिज़्म की बात करें या ऐतिहासिक चीज़ों की बात करें, इंडिया का यहाँ पर एक क्लोज अलाय आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया ने मालदीव्स में बहुत ही सिग्निफिकेंटली। सो उनके जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है, जो इब्राहिम मोहम्मद सोली थे, इनके टेन्योर में यहाँ पर इंडिया ने बहुत लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट किया है और दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर क्लोजली अलाय होती आ रही हैं। सागर जो मॉडल है विच इज़ द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, उसको भी यहाँ पर प्रमोट करने की बात की जा रही है। अब बात करें अगर हम मुइज़्ज़ू के किस तरीके की एफिलिएशन है, तो देखिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू एक क्लोज अलाय माने जाते हैं बीजिंग के। ठीक है, माना जाता है कि जो अब्दुल्ला यामीन हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे,
उनको इलेक्शन में हटाने के लिए, उनके ऊपर करप्शन के कन्विक्शन चार्जेस को लगाने के लिए मुइज़्ज़ू को सपोर्ट किया गया है चाइना के द्वारा। सो मुइज़्ज़ू की जो विक्ट्री है ये डायरेक्टली यहाँ पर रिजल्ट कर रही है किसके लिए, एक एंटी इंडिया कैंपेन क्रिएट करने के लिए, और चाइना हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करता है। चूँकि मैंने यहाँ पर एक इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करी है विच इज़ दी सागर, अगर हम इसकी बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, इज़ एन इंडियन स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इनिशिएटिव जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2015। ये एक इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को लेके, इंडियन ओशनिक रीजन में सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा एक इनिशिएटिव है जिसका मुख्य उद्देश्य है सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना इन दी इंडियन ओशन रीजन। साथ ही यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की बात, और एक जो जितने भी लोग हैं जो हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स के आसपास रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की भी बात यहाँ पर सागर इनिशिएटिव के अंदर की जाती है। चलिए मूविंग लास्ट आर्टिकल ऑन द डे, इंडिया का जो कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रोफाइल है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमें देखने मिला है इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर। नंबर जो है अगर हम देखेंगे, जो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं, और इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा रेटिंग बढ़ी हुई हमें नज़र आ रही है। और इसी पॉइंट में हमें सबसे पहले चर्चा करनी होगी क्रिसिल रेटिंग के बारे में। क्रेडिट रेशो की बात करें तो यहाँ पर हमें ये मॉडरेट देखने मिला है, लगभग 1.91। वहीं अगर हम क्रिसिल अपग्रेडेड 443 कॉर्पोरेट और डाउनग्रेडेड 223 कंपनीज़ को देखें तो इनके अंदर भी एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है। चलिए आर्टिकल को हमने लिया क्यों था, क्योंकि हमें समझना है कॉर्पोरेट रेटिंग सिस्टम। कॉर्पोरेट रेटिंग सिस्टम एक असेसमेंट होता है किसी भी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस का, या उसकी एबिलिटी क्या है, वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या अगर उसने किसी भी तरीके के उधार लिए हैं उसका वो फुलफिलमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी कंपनी का एवेल्यूएशन किस तरीके से है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट जो होती है इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को, स्टेक होल्डर को एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड कर देती है किसी भी कंपनी के बारे में, या उसमें इन्वेस्ट करने में क्या क्रेडिट रिस्क देखा जा सकता है। अगर हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात करें इंडिया में तो हम सबसे पहले बात करना होगा क्रिसिल का, विच इज़ द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ओल्डेस्ट और सबसे प्रोमिनेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मानी जाती है इंडिया के अंदर। ये क्रेडिट रेटिंग करती है, रिसर्च करती है, पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज करती है। क्रिसिल की बात करें तो ये S&P ग्लोबल की एक सब्सिडरी है जो कि एक लोकल प्रोवाइडर है क्रेडिट रेटिंग एंड फाइनेंशियल रिसर्च। इसी के अलावा आप कई बार पढ़ते होंगे कि ICAR की ये पर्टिकुलर रेटेड है। सो इट इज़ द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मूडी इन्वेस्टर्स जो सर्विसेज हैं, हमने कई बार पढ़ा है मूडी की रिपोर्ट में ऐसा आया वैसा आया, उसी की अगर आप देखेंगे एक सब्सिडरी आपको देखने मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड एक और क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो आपको इंडिया में देखने मिलेगी, जो स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। नेक्स्ट इज दी फिच ग्रुप कंपनी, India Rating and Research. Next is the ISMIRA, which is the SME Rating Agency of India Limited. Majorly ISMIRA की बात करें तो ये स्मॉल और मीडियम साइजेस जो एंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए रिसर्च करना, रिस्क असेसमेंट जैसे करने काम ये करता है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की। सो हियर आर 2 मेंस क्वेश्चन फॉर यू ऑल ऑन योर स्क्रीन। आपको करना क्या है, आप अपने आंसर लिखेंगे। यू जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन आवर वेबसाइट। यू विल गेट द डायरेक्ट अपलोड लिंक in our comment section as well as in the description. So do write and let's assess कि आपका level of understanding कहाँ पर है। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.